Hello students, welcome to our class. I hope you are all doing absolutely great. So students, today we are going to discuss something real important for your incoming 2026 examination. अगर आप BSc केमिस्ट्री MIC के स्टूडेंट्स हैं और आप अपने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बिल्कुल मिस करने वाली नहीं है because today we are going to cover the top 50 most important objective questions from the complete syllabus. चारों यूनिट से केयरफुली सेलेक्टेड ये 50 क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा फोकस सिर्फ क्वेश्चन कंप्लीट करने से नहीं रहेगा बल्कि हम हर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे, उसके ऑप्शन को देखेंगे और फिर उसके करेक्ट आंसर को केयरफुली मार्क करेंगे। स्टूडेंट एक बात याद रखिए, एग्जामिनेशन में सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं होता, आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किन कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान और किन कॉन्सेप्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। And that's exactly what we are going to do in this class. So keep your notebook ready, stay focused, and don't skip the questions. Try to answer every question yourself before I reveal the correct answer. Because this is not just a question practice session, this is going to be a complete revision for some of the important concept for your examination. So students, without wasting any more time, let's begin our preparation. Alright, let's start with our first question. Question number 1, the question says, Which equation is the fundamental equation of quantum mechanics? It means क्वांटम यांत्रिकी का मूलभूत समीकरण कौन सा है, यानी कि जो क्वांटम यांत्रिकी होती है उसका जो मूलभूत समीकरण जो इक्वेशन है वो इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रोडिंगर इक्वेशन। इट मीन्स श्रोडिंगर समीकरण। तो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक कर लीजिएगा, आप लोगों का राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। इट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आवर सेकंड क्वेश्चन, इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन द वेव फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल? इट मीन्स श्रोडिंगर तरंग समीकरण में तरंग फलन को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो श्रोडिंगर समीकरण होती है तरंग समीकरण उसमें तरंग फलन को किस प्रतीक, इट मीन्स किस सिंबल, विच सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है साई। इट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट्स बिगिन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, पहले आप लोग यहाँ पे इसको टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कौन सी क्वांटम संख्या किसी ऑर्बिटल के आकार को निर्धारित करती है। इट मीन्स विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। तो कौन सी जो क्वांटम संख्या है, विच क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल के आकार को यानी डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल उसको निर्धारित करता है, ऑर्बिटल के आकार को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग आसानी से बता पाओगे, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर, आपका यहाँ से हो जाता है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द LCAO मेथड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि LCAO विधि के अनुसार आणविक ऑर्बिटल्स का निर्माण किन ऑर्बिटल्स के संयोजन से होता है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से आपका राइट आंसर, आप लोग पहले कमेंट कीजिए नीचे, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। और आप लोग अपने साथ नोटबुक लेकर जरूर बैठे रहिएगा अपने स्टडी टेबल पर, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, ध्यान से उसको समझना है, अपने नोटबुक में उसे नोट भी करना है ताकि वो लॉन्ग टर्म आपको याद रहे। ठीक है, और एग्जाम में आप लोग आसानी से सारे क्वेश्चन को बिना कन्फ्यूजन के कर पाओ, इसलिए आप लोग नोटबुक के साथ जरूर से सारे क्वेश्चन को करना और समझना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाता है परमाणु ऑर्बिटल्स। इट मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ए इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन यहाँ से भी राइट हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन आर सेज विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी परमाणु ऑर्बिटल के रचनात्मक संयोजन से जिस प्रकार का आणविक ऑर्बिटल बनता है वो कौन सा ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे
हमारा किस प्रकार का आणविक ऑर्बिटल बनेगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है बंधकारी आणविक ऑर्बिटल। इट मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्केन के हैलोजनीकरण में सामान्यतः किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है क्यूरोन, क्योंकि विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, कौन सा रिएजेंट होता है इसको सामान्यतः हम लोग प्रयोग करते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्किन्स, एल्केन हैलोजनीकरण में प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा जो होता है वो कौन सा रिएजेंट होता है, यानी कौन सा अभिकर्मक होता है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है क्लोरीन। यहाँ से भी आपका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज जनरली द एल्कीन हैविंग। इट मीन्स साइजेफ के नियम के अनुसार उन्मूलन अभिक्रिया में, यानी कि जो उन्मूलन रिएक्शंस होती है उसमें मेनली जो प्रोडक्ट होते हैं सामान्यतः वह एल्कीन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, तो जो सेजेफ के नियम के अनुसार उन्मूलन अभिक्रिया होती है उसमें मुख्यतः वह एल्कीन होती है, मतलब अभिक्रिया में मुख्यतः उत्पाद सामान्यतः एक एल्कीन होता है। ठीक है, और उस एल्कीन में क्या होता है उसको बताना है। तो उस एल्कीन के अंदर मोर सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड होता है, यानी अधिक प्रतिस्थापित द्विबंध होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। इट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ से भी आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। कंप्यूटर में देने लगता है सभी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही दे दिया है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तभी पता चलेगा कि क्या है नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इट मीन्स कौन सा नियम कहता है कि नियम तापमान पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमारा वो कौन सा नियम कहता है, तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बॉयल्स लॉ। इट मीन्स बॉयल का नियम। यहाँ से ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, विच मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इज द हाईएस्ट अमोंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इट मीन्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज प्रोबेबल वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में कौन सा आणविक वेग सबसे अधिक होता है, कि सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा वेग हो जाएगा वो कौन सा वेग होगा, वर्ग माध्यम मूल वेग। इट मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से आपका सी ऑप्शन राइट होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 of the says, which question is used to describe the behavior of real gases by considering intermolecular attractions and molecular volume। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि अंतराणुक आकर्षण तथा अणुओं के आयतन को ध्यान में रखकर वास्तविक गैसों के व्यवहार को समझाने के लिए जिस समीकरण का प्रयोग किया जाता है उस समीकरण को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अंतराणुक आकर्षण और अणुओं के आयतन को ध्यान में, यानी अणुओं के आयतन को ध्यान में रखकर वास्तविक गैसों के व्यवहार को समझाने वाली जो समीकरण होती है वो हमारी कौन सी समीकरण होती है, वान डर वाल्स समीकरण होती है। यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन आर सेज विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस। इट मीन्स कौन सी क्वांटम संख्या होती है जो अंतरिक्ष में किसी ऑर्बिटल के अभिविन्यास को निर्धारित करती है। तो जो अंतरिक्ष में एनी ऑर्बिटल्स के जो विन्यास होते हैं उसको निर्धारित करते हैं, तो हमारी वो कौन सी क्वांटम संख्या होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इट मीन्स सी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेट इन एन ऑर्बिटल। इट मीन्स एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने अधिकतम यानी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन समा सकता है। तो आप लोगों को अगर याद होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर दो, मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आंसर हो जाएगा 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है बी इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। इट मीन्स कौन सी क्वांटम संख्या परमाणु ऑर्बिटल के आकार से संबंधित होती है। उस क्वांटम संख्या को बताना है जो परमाणु ऑर्बिटल के आकार से बिल्कुल संबंधित होते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसमें इट मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या यहाँ पे हो जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40 नंबर। द क्वेश्चन आर सेज अकॉर्डिंग टू द एलसीओ मेथड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द लाइनियर कॉम्बिनेशन ऑफ। इट मीन्स क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि एलसीओ विधि है, उसके अनुसार आणविक ऑर्बिटल्स का निर्माण जिसके रैखिक संयोजन से होता है। वो कौन से रैखिक संयोजन होते हैं यानी किसके रैखिक संयोजन से होता है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इट मीन्स परमाणु ऑर्बिटल्स। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि एलसीओ विधि के अनुसार आणविक ऑर्बिटल्स का निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल्स रैखिक संयोजन से होता है। ठीक है, यानी कि परमाणु ऑर्बिटल्स के रैखिक संयोजन से होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। द क्वेश्चन आर सेज विच टाइप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इज फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इट मीन्स परमाणु ऑर्बिटल्स के रचनात्मक संयोजन से जिस प्रकार का आणविक ऑर्बिटल्स बनता है वो कौन सा आणविक ऑर्बिटल होता है, यानी कि किस प्रकार का आणविक ऑर्बिटल बनता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इट मीन्स बंधकारी आणविक ऑर्बिटल। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। द क्वेश्चन आर सेज इन द वर्ड रिएक्शन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ। इट मीन्स ऊर्जा क्रिया में एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में विक्रिया करता है, यानी कि इन द वर्ड रिएक्शन, यानी कि और जो रिएक्शन होते हैं अभिक्रिया होती है एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल, यानी सोडियम धातु के साथ रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल, यानी कि सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ डैश, यानी किसकी उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पे बताना है किसकी उपस्थिति में होती है यह अभिक्रिया। तो आप यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है शुष्क ईथर, यानी कि ड्राई ईथर। आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाता है ड्राई ईथर की
उपस्थिति में यह अभिक्रिया करता है। ठीक है, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आर द से विच रूल प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन द एडिशन ऑफ HX टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इट मीन्स असममित एल्कीन में HX के योग से बनने वाले मुख्य उत्पाद की भविष्यवाणी कौन सा नियम करता है। तो यहाँ पे कौन सा नियम करेगा, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन का मार्कोनिकोव्स का नियम, यानी मार्कोनिकोव्स रूल। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग फटाफट सारे क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल कम है, समय एकदम ना के बराबर है, इसलिए हम लोगों को जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने होंगे, ताकि और भी जितने सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी करवा पाऊँ। तो चलिए हम लोग 80 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रयोगशाला में एसिटिलीन जिस पर जल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है वो कौन सा जल होता है। तो यहाँ पे किस जल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है पूछ रहा है क्वेश्चन में। प्रयोगशाला में एसिटिलीन किस जल के द्वारा, किस जल अभिक्रिया के द्वारा है, ठीक है ना, जो जल कौन सी जो जल की अभिक्रिया होती है उसके द्वारा प्रयोगशाला में एसिटिलीन तैयार किया जाता है पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है कैल्शियम कार्बाइड, इट मीन CaC2। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है कैल्शियम कार्बाइड। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे 19 है। Which of the following the correct relation between RMS velocity, URMS and the temperature of an ideal gas? It means निम्नलिखित में से आदर्श गैस के RMS वेग URMS और तापमान के बीच सही संबंध कौन सा है। तो RMS वेग और तापमान के बीच का सही संबंध यहाँ पे आसानी से आप लोगों को अगर पता होगा तो यहाँ पे आपका सिंपल जो राइट आंसर हो जाएगा URMS इन्फिनिटिव रूट अंडर टी। इट मीन्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है बी इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ से आपका बी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन, ठीक है ना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 20 आर द से विच इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज बाई कंसिडरिंग मॉलिक्यूल वॉल्यूम एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि अणुओं के आयतन और अंतरा अणुक आकर्षण को ध्यान में रखकर वास्तविक गैसों के व्यवहार को, जो आयतन को ध्यान में रखना है और अंतरा अणुक आकर्षण को ध्यान में रखना है, ठीक है, दोनों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक गैसों के व्यवहार को समझाने के लिए जिस अवस्था समीकरण का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी अवस्था होती है। तो यहाँ पे जिस अवस्था समीकरण का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी अवस्था समीकरण हो जाएगी, यहाँ पे हमारा वो समीकरण हो जाता है वंडर वाल्स इक्वेशन। इट मीन्स वंडर वाल्स समीकरण, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग टिक कर लीजिएगा और हाँ नोटबुक में नोट करते जाइएगा, आप लोग मिस मत कीजिए, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से मैं गारंटी तो नहीं देख सकता कि यही क्वेश्चन एकदम से आएंगे, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएंगे इन 50 क्वेश्चन में से, और ज़्यादा भी आ सकते हैं, या इनमें से 10 का 10 भी आ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम होता है सेकेंड सेमेस्टर का या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का, ग्रेजुएशन में किसी भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है आप लोगों का, तो उसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोग को 10 का जवाब देना होता है, और एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ नहीं सकते। उसमें 10 का अगर आप लोग सही जवाब देते हैं तो आप लोगों को 20 नंबर मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पे आप लोगों को 2 मार्क्स मिलता है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सही क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव से नंबर कट होंगे, जो आपको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव ही नहीं सही कर पाएंगे तो फिर सब्जेक्टिव में नंबर उसी हिसाब से मिलेगा जिस प्रकार से आप लोग याद करोगे। मतलब इस प्रकार से समझो कि अगर आप लोग
ऑब्जेक्टिव नहीं लिख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर आप सब्जेक्टिव कैसे लिख पाओगे? क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो और भी ज़्यादा आसान होता है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव कम से कम क्लियर करके जाओ, मैं यही कहूँगा। तो हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे थे? 20 नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग। तो 20 नंबर कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे हमारा 21 नंबर, सॉरी बच्चों यहाँ पे स्क्रॉल हो गया थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और सारे क्वेश्चन को धड़ाधड़ कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फॉर विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इफेक्टिव ओवरलैप जनरली पॉसिबल इन द LCAO मेथड? इट मीन्स LCAO विधि में परमाणु ऑर्बिटल्स के किस प्रकार के संयोजन में प्रभावी अतिव्यापन सामान्यतः संभव होता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है तुलनीय ऊर्जा तथा उचित सममिति वाले ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ से आपका ऑर्बिटल्स हैविंग कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 22 number question are the same. Which molecular orbitals is formed by the head-on overlap of two s orbital? And which दो s orbital के आमने सामने अतिव्यापन से कौन सा आणविक ऑर्बिटल बनता है? s ऑर्बिटल के आमने सामने अतिव्यापन से जो आणविक ऑर्बिटल बनता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे हमारा वो आणविक ऑर्बिटल हो जाएगा सिग्मा आणविक ऑर्बिटल, यानी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। विच टाइप ऑफ ओवरलैप ऑकर्स व्हेन टू p ऑर्बिटल्स साइड वाइज? दो p ऑर्बिटल्स के पास अतिव्यापन से किस प्रकार का बंध बनता है? यानी कि दो p ऑर्बिटल्स है और उसके पार्ट्स में जो अतिव्यापन है पास अतिव्यापन से, यानी ओवरलैप साइड वाइज से किस प्रकार का बंध बनेगा? विच टाइप ऑफ ओवरलैप ऑकर्स? तो यहाँ पे किस टाइप का ओवरलैप बनेगा? तो यहाँ पे हमारा पाई बंध बनेगा। इट मीन्स पाई बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिस अणु के बंधकारी आणविक ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन और प्रतिबंधकारी आणविक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, उसकी बंध कोटि क्या होगी? मीन्स कहने का मतलब यह है कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ molecule having 8 electrons in bonding molecule orbitals and 4 electrons in anti-bonding molecular orbitals। तो उस बॉन्ड ऑर्डर को बताना है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ 2 बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से राइट हो जाता है। इट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अणुचुंबकीय है? इट मीन्स विच ऑफ द फ्लोइंग स्पेसीज इज पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए O2। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत के अनुसार O2 यानी कि ऑक्सीजन की प्रजाति ही अणुचुंबकीय होती है। चलिए तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। द क्वेश्चन से विच मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बाय कपलिंग टू एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल्स यूजिंग सोडियम मेटल्स। इट मीन्स सोडियम धातु का प्रयोग करके दो एल्किल हैलाइड अणुओं को जोड़कर एल्केन बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जिस विधि का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे वो ऊर्जा अभिक्रिया होती है।
यानी वुड रिएक्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इट मीन्स ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। विच रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम द सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाई इलेक्ट्रोलिसिस। इट मीन्स कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों के विद्युत अपघटन द्वारा एल्केन तैयार करने के लिए जिस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यहाँ पे वो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? कोल्बे का विद्युत अपघटन। इट मीन्स कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर। विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज फॉर द हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन्स। इट मीन्स एल्किन के हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीकरण के लिए सामान्यतः किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है वो हमारा अभिकर्मक हो जाएगा BH3 के बाद H2O2 अपॉन में OH माइनस चार्ज। ठीक है, इट मीन्स BH3 फॉलोड बाई H2O2 अपॉन में OH माइनस चार्ज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। पहले यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिए। यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ये ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ से आपका ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि एल्कीन का ओजोनीकरण मुख्यतः किसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है? यानी कि जो ओजोनोलिसिस होते हैं, यानी ओजोनोलिसिस ऑफ एन एल्कीन इज मेनली यूज्ड टू डिटरमाइन द डैश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओजोनोलिसिस ऑफ एन एल्कीन इज मेनली यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। इट मीन्स द्विबंध की स्थिति। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। यहाँ से पहले आप लोग का ये ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा। विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश टर्मिनल एल्केन्स फ्रॉम नॉन टर्मिनल एल्काइंस। यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन को नॉन टर्मिनल एल्काइन से अलग पहचानने के लिए जिस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है वहाँ कौन सी अभिकर्मक होती है? तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है अमोनियल, यानी अमोनी एसाइल AgNO3। इट मीन्स अमोनिकल AgNO3। अमोनिकल AgNO3 यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा नेटवर्क गिरा रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर assumed टू बी। यानी गैसों के गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं को किस प्रकार माना जाता है? तो जिस प्रकार माना जाता है गैस के गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं को वो किस प्रकार का माना जाता है? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, माना जाता है कुछ इस टाइप से माना जाता है कि अनियमित दिशा में लगातार गतिशील होते हैं, कंटिन्यूअस मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस। इट मीन्स ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। बस आपका ए राइट हो जाता है। चलिए ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और किसी को कोई डाउट है या फिर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो आप लोग नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। सारे कमेंट्स का रिप्लाई जल्द से जल्द किया जाएगा एंड हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर से कर देना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द काइनेटिक गैस इक्वेशन। इट मीन्स कौन सा समीकरण गैसों के गति समीकरण को प्रदर्शित करता है? तो हमारा PV = 1/3 MnC का स्क्वायर प्रदर्शित करता है। यहाँ से आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन ऑफ द सेज which of the following represents the correct order of molecular velocity at given temperature। यानी निश्चित तापमान पर आणविक वेगों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निश्चित तापमान पर आणविक वेग का सही क्रम बताना है।
तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर UMP ग्रेटर देन UAV ग्रेटर देन URMS, यानी सर्वाधिक संभाव्य वेग से बड़ा औसत वेग से बड़ा RMS वेग है। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जल्द से जल्द, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो 34 नंबर क्वेश्चन कहता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होते हैं? तो गैस के अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा जिसके समानुपाती होती है वो हमारा परम तापमान होता है, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वापार्टीशन ऑफ एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग, यानी ऊर्जा के सम विभाजन के नियम के अनुसार ऊर्जा समान रूप से किसमें वितरित होती है? तो यहाँ पे समान रूप से जिसमें वितरित होती है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सभी स्वतंत्र कोटियों में विभाजित हो जाते, यानी वितरित हो जाते हैं। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी सभी स्वतंत्र कोटियों में विभाजित हो जाते हैं। ये ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 36 नंबर, द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव, इट मीन्स गैसों के अणुओं का माध्य मुक्त पथ यहाँ पे है, गैसों के अणु का माध्य मुक्त पथ दो क्रमिक किन घटनाओं के बीच तय की गई औसत दूरी है? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा टक्करों, यानी कॉलिजन्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गैस के अणुओं का माध्यम मुक्त पथ दो क्रमिक टक्करों घटनाओं के, यानी कॉलिजन्स घटनाओं के बीच तय की गई औसत दूरी है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले आप लोग यहाँ पे टिक कर लीजिए, आपका ए ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 37 नंबर क्वेश्चन आर द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इज मेनली रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ, इट मीन्स गैस की सांद्रता मुख्यतः किसके स्थानांतरण से संबंधित होती है? जिसके स्थानांतरण से संबंधित होती है गैस की सांद्रता, उस को बताना है। तो यहाँ पे गैस की सांद्रता मुख्यतः किसके स्थानांतरण से संबंधित होती है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है गैस की परतों के बीच संवेग। ठीक है, गैस के परतों के बीच संवेग यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है। इट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड फॉर एन आइडियल गैस इज, यानी आदर्श गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक जेड का मान क्या होगा? यानी आदर्श गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक जेड का मान बताना है कि क्या होता है। यहाँ पे हमारे अनुसार से राइट आंसर हो जाता है 1, बी ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोग टिक कर लीजिएगा, यहाँ से आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 39 नंबर है, 10 से एट वेरी लो प्रेशर रियल गैस टेंड्स टू बिहेव मोर लाइक, यानी बहुत कम दाब पर वास्तविक गैस जिसके समान व्यवहार करने लगती है वो किसके समान करती है? मतलब जिसके समान व्यवहार करने लगती है बहुत कम दाब पर वास्तविक गैस, वो किसके समान करती है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श गैस के समान करती है। किसके समान करती है? आदर्श गैस, इट मीन्स एन आइडियल गैस। यहाँ से ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। चलिए यहाँ से हमारा 40 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल हो जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमारा 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच इक्वेशन इज एसोसिएटेड विद द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंस्टेंट ऑफ ए एंड बी, कंस्टेंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पे ए और बी नियतांकों को शामिल करके वास्तविक गैसों के व्यवहार को समझाने वाला समीकरण कौन सा होता है? तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण होता है, जो ए और बी नियतांक को शामिल करके वास्तविक गैस के व्यवहार को समझाता है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वंडर वाल्स समीकरण, इट मीन्स वंडर वाल्स इक्वेशन हो जाता है यहाँ से हमारा राइट आंसर।
आपका ए ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ भी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 number. The 41 number question are the says which temperature defined the temperature at which a gas cannot be liquefied by pressure alone. It means उस तापमान को क्या कहा जाता है जिस पर केवल दाब बढ़ाकर गैस को द्रवहित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कैन नॉट लिक्विफाइड बाई प्रेशर एलोन, यानी दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित नहीं किया जाता है। सीधा यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित नहीं किया जाता है, उस तापमान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे वो हमारा तापमान हो जाएगा क्रांतिक तापमान, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42 नंबर। द 42 नंबर आर द क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह तापमान, इट मीन्स द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस obeys Boyle's law over an appreciable range of pressure is called. It means वह तापमान जिस पर तापमान गैस पर्याप्त दाब परास में बॉयल के नियम का पालन करती है कहलाता है। क्या कहलाता है? उस तापमान को बताना है जिस पर वास्तविक गैस पर्याप्त दाब परास में बॉयल के नियम का पालन करती है। तो हमारा वहाँ पर कौन सा तापमान हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बॉयल टेम्परेचर। इट मीन्स बॉयल्स तापमान, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आर द 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमारा, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस डिपेंड्स मेनली ऑन, इट मीन्स किसी गैस का क्रांतिक तापमान मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस डिपेंड्स मेनली ऑन डैश, यानी किस पर? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है नेचुरल ऑफ गैस, यानी गैस की प्रकृति पर, यानी किसी गैस का क्रांतिक तापमान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वंडर वाल्स आइसोमेरिन बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। द क्वेश्चन आर सेज क्रांतिक तापमान से नीचे वंडर वाल्स समतापी वक्रों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? तो यहाँ पे बताना है कि क्रांतिक तापमान से जो नीचे वाला वंडर वाल्स समतापी वर्कर होते हैं उसमें वर्कर्स की जो कौन सी विशेषता होती है? तो यहाँ पे नीचे वंडर वाल्स समतापी वर्कर की विशेषता को बताना, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दे शो अ रीजन एसोसिएटेड विथ लिक्विफेक्शन, इट मीन्स इसमें द्रवीकरण से संबंधित क्षेत्र दिखाई देता है। यहाँ से हमारा ये राइट आंसर हो जाता है। इट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हियर आर आल्सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर ना, 45 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है इन द वंडर वाल्स इक्वेशन द कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द करेक्शन फोर। इट मीन्स वंडर वाल्स समीकरण में नियतांक एक किसके लिए सुधार दर्शाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिसके लिए सुधार दर्शाता है वो कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर? तो राइट आंसर यहाँ से हमारा हो जाता है अंतरानुक आकर्षण बल। ठीक है, अंतरानुक आकर्षण के सुधार के लिए दर्शाता है, यानी नियतांक अंतरानुक आकर्षण के लिए सुधार दर्शाता है। ठीक है, वंडर वाल जो समीकरण है नियतांक में, यानी वंडर वाल समीकरण में नियतांक जो होती है नियतांक ए, उसके लिए सुधार दर्शाता है अंतरानुक आकर्षण। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ से हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर अर्दर से इन द वंडर वाल्स इक्वेशन द कांस्टेंट बी रिप्रेजेंट द करेक्शन फोर। इट मीन्स वंडर वाल्स समीकरण में नियतांक बी किसके लिए सुधार कर दर्शाता है? यानी ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा था कि नियतांक बी, और ठीक है, और नीचे पूछ रहा है
किसके लिए सुधार दर्शाता है? नियतांक बी है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स गैस के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। इट मीन्स ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ से आपका ये ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 47 नंबर आर द सेज विच रिक्वेशन यानी विच रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्मिनल एल्काइन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक हाइड्रोजन एटम। इट मीन्स अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण टर्मिनल एल्काइन की कौन सी अभिक्रिया विशेष रूप से होती है? तो यहाँ पे कौन सी एल्काइन की क्रिया जो अभिक्रिया होती है विशेष रूप से होती है? तो यहाँ पे हमारा वो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? यहाँ हमारा एल्काइन्स की फॉर्मेशन ऑफ मेटल एसिटिलाइड यानी धातु एसिटिलाइड का निर्माण अभिक्रिया विशेष रूप से होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाता है। ये ऑप्शन पर आप लोग टिक करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर कहता है विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन्स टू फॉर्म विसिनल डायस, यानी एल्किन के ऑक्सीकरण द्वारा विसिनल डायल बनाने के लिए सामान्यतः किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीकरण द्वारा विनिकल डायोल बनाने के लिए सामान्यतः जिस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा अभिकर्मक होता है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन केमेनोफोर, यानी ठंडा तनु क्षारीय केमेनोफोर, यानी कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन केमेनोफोर। यहाँ से हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जितने सारे स्टूडेंट चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्द से जल्द आपके पास सारी नोटिफिकेशन और सारी इन्फॉर्मेशन तभी आ पाएगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल से कर देना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उच्च दाब पर वास्तविक गैसों के आदर्श गैस व्यवहार से विचलन को कौन सी घटना समझाती है? यानी कि विच फिनोमेनन एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ रियल गैसेज फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर एट हाई प्रेशर। इट मीन्स उच्च दाब पर वास्तविक गैस के यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर पर वास्तविक यानी रियल गैसेज जो होते हैं उसके आदर्श व्यवहार से विचलन कौन सी घटना समझाती है, कौन सी घटना बताती है और समझाती है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड फाइनाइट मोलिकुलर वॉल्यूम। इट मीन्स अंतराअणुक बल तथा अणुओं का सीमित आयतन। यहाँ से ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है। द क्वेश्चन आर सेज विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ गैस। इट मीन्स गैस के क्रांतिक बिंदु का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा गैस के क्रांतिक बिंदु है जो जिसका सही वर्णन बताना है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है द्रव और वाष्प अवस्थाएं अभिभेद्य हो जाती है, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट मीन्स लिक्विड एंड वेपर फेजेज बिकम इंडिस्टिंग्विशेबल। यहाँ से ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हमारा 50 का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आप लोगों से कुछ बात कर लेते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे होगा। हालांकि आप लोगों को तो सारा चीज़ पता ही है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे होगा, क्योंकि आप लोगों ने एक एग्ज़ाम दे दिया होगा पहले ही। बॉटनी का एग्ज़ाम जितने सारे स्टूडेंट ने दिया है नीचे कमेंट कर देना, और आगे आप लोगों को किस चीज़ का क्लास चाहिए नीचे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि जितने सारे स्टूडेंट जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे भी मैं जानता हूँ आप लोग नए स्टूडेंट ही होंगे, क्योंकि इस चैनल पर अभी तो ज़्यादा ना ही सब्सक्राइबर है और ना ही ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल या इस अगर आप लोगों को बताऊँ तो BRABU यानी भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के लिए कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म या कोई बेस्ट वेबसाइट है ही नहीं जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करे, जैसे कि नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ तक कि मॉडल सेट्स, PPT और भी कुछ स्टडी मटेरियल्स हैं जो कि नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं BRABU के कोई भी टीचर या फिर कोई भी प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स। लेकिन मैं BRABU स्टडी का फाउंडर कौशल कुमार, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म BRABU स्टडी वेबसाइट के साथ जाते हो तो आप लोगों को यहाँ पर हर एक वो चीज़ मिलेगी जो आप लोगों को अदर प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलती है। हालांकि आप लोग देख पा रहे हो अभी कितने कम सब्सक्राइबर हैं, आप लोग देख कर पता कर सकते हो, और फिर भी यहाँ पर इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप लोग प्यार सपोर्ट देते हो, पूरी तरह से हेल्प करते हो, तो सर भी पीछे हटेंगे नहीं आप लोगों के हेल्प करने से, चाहे सर की जो भी स्थिति हो। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ प्यार सपोर्ट दो और बेहतरीन प्लेटफॉर्म
की तरफ आप लोग जाओ। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी प्लेटफॉर्म बेकार है या फिर किसी भी अदर प्लेटफॉर्म की तरफ मत जाओ। जहाँ पे आप लोगों को अच्छा लगता है, पढ़ने में मन लगता है, या फिर जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि भाई यहाँ से पढ़ाई कर सकता हूँ मैं और यहाँ से मैं बेटर तैयारी कर सकता हूँ, तो आप वहीं से तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं बेटर मिल पा रहा है कोई प्लेटफॉर्म या कोई वेबसाइट, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि बी आर रिव्यू स्टडी आप लोगों के लिए बेस्ट है। खासकर अगर आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हैं, मतलब अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ना ही कोई यूट्यूब पर लेक्चर क्लास कराता है और ना ही कोई बेटर नोट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन बी आर रिव्यू स्टडी आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, खासकर बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। वैसे यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हैं तब तो आपको लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो फोकस किए जाते हैं वो बीएससी के स्टूडेंट के ऊपर ही ज़्यादातर फोकस किए जाते हैं और सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए नए नोटिफिकेशन और नए नए क्लासेस के लिए रेडी रहे, ताकि आप लोगों को अच्छा कर सके एग्जाम में। और पूरा भरोसा है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जितने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं उन सारे क्वेश्चन को याद कर लिए होंगे, और इनमें से तो फिक्स है कि 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाए। अब देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग एग्ज़ाम देकर आइएगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया। तो इसी मोटिवेशन के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिल से लव यू सारे स्टूडेंट को।